जरा सोचो, पिछले 10 साल में इंडिया का केपेक्स साइकिल 2 बार फ्लॉप हो चुका है। 2011 से 2020 तक एक पूरा डिकेड फ्लैट रह गया। लिवरेज कंपनीज, एक्सेस कैपेसिटी, रियल एस्टेट का बुरा दौर। लेकिन 2021 के बाद कुछ बदल गया। लिस्टेड कॉर्पोरेट्स का केपेक्स FY21 में सिर्फ 5.4 लाख करोड़ था। FY26 तक ये 12.6 लाख करोड़ हो चुका है। 17% कैगर से डबलिंग। गवर्नमेंट का केपेक्स भी 5.2 लाख करोड़ से 17.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं आपको बता दूं, जीडीपी का 4.4% हिस्सा। तो सवाल ये है, अगर इंडिया सच में अपने सबसे बड़े स्ट्रक्चरल केपेक्स साइकिल में है, तो इसका फायदा उठाने का सही तरीका क्या है? ये है टीसीजी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज AIF स्कीम 2। टीसीजी एसेट मैनेजमेंट का एक फोकस लॉन्ग ओनली कैटेगरी 3 AIF जो सिर्फ इसी थीम पे बेट लगाता है। मैं हूं साक्षी और आज हम देखेंगे ये फंड कैसे काम करता है, किस थीम में इन्वेस्ट करता है, कौन मैनेज कर रहा है, रिस्क क्या है और फीस टैक्स के बाद जेब में क्या आता है। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। टीसीजी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज AIF स्कीम 2 एक क्लोज एंडेड कैटेगरी 3 लॉन्ग AIF है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर है टीसीजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फंड का कोर थीसिस सिंपल है, इंडिया अपने तीसरे केपेक्स साइकिल में है। 2002 से 2010 में एनपीए बॉटम आउट और स्ट्रॉन्ग कमोडिटी प्राइसेस। 2011 से 2020 में स्लो डाउन और बैलेंस शीट रिपेयर। और अब 2021 से आगे एक नए साइकिल जो पहले दोनों से अलग है, क्योंकि इसमें नए एरियाज भी शामिल हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। डेटा सेंटर्स, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, GCCs, हाइड्रोजन इकोसिस्टम, ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। और कंपनीज का नंबर भी बढ़ रहा है। 10 बिलियन प्लस केपेक्स वाली कंपनीज 2012 के पीक 91 कंपनीज को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अभी 168 कंपनीज इस ब्रैकेट में है, ऑल टाइम हाई। तो चलिए बात करते हैं द टीम बिहाइंड इट। टीसीजी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज AIF स्कीम 2 के पीछे खड़ी है द चैटर्जी ग्रुप की डिकेड्स पुरानी लेगेसी और एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट टीम। डॉक्टर पर्नेंदु चैटर्जी फाउंडर। टीसीजी की नींव 1989 में डॉक्टर पर्नेंदु चैटर्जी ने रखी थी, एक ओन एंड कंट्रोल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ। उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। बीटेक IIT खड़गपुर से, MSc PhD इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च UC बर्कली से 1974। उनका करियर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैकेंजी जैसे इंस्टीट्यूशन से होकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तक फैला है। वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के फाउंडिंग मेंबर में से हैं और IIT खड़गपुर के एडवांस VLSI डिजाइन लैब की स्थापना की थी। 2019 में उन्होंने टीसीजी क्रेस्ट बनाया और एक फुल्ली टीसीजी स्पॉन्सर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च यूनिवर्सिटी। दूसरे हैं शहजाद मदौन, MD एंड CEO TCG AMC, पहले निप्पॉन लाइफ इंडियन एसेट मैनेजमेंट में हेड ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट थे और ICICI प्रूडेंशियल AMC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, इंक्लूडिंग PMS और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस को बिल्ड और स्केल करना। तीसरे हैं विवेक गांगुली, सीनियर फंड मैनेजर, 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इंडियन इक्विटीज में, मेनली लिस्टेड मार्केट में। 2007 से 2010 में थोड़ा टाइम प्राइवेट इक्विटी में भी दिया। 11 साल 9 रिवर्स कैपिटल में फंड मैनेजर रहे, स्मॉल कैप और मल्टी कैप पोर्टफोलियोज मैनेज किया उनकी इंसेप्शन से ही। इससे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड और क्वांटम एसेट मैनेजमेंट में सीनियर रोल्स पे थे। उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल रिसर्च ड्रिवन और डिसिप्लिन है, 3 to 5 ईयर्स के हॉरिजॉन के साथ। गोपाल खेतान, चीफ बिजनेस ऑफिसर, 20+ ईयर्स एसेट मैनेजमेंट में, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ऑपरेशन और लीगल एंड कंप्लायंस के अक्रॉस। ओवरऑल 25+ ईयर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। ओवरऑल टीम स्ट्रेंथ, टीसीजी AMC की पूरी टीम में 37 मेंबर्स हैं जिनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस 500 ईयर्स का है। इसमें से एक 9 मेंबर इन्वेस्टमेंट टीम का है जो अकेला 155 ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस लाता है। टीम इंस्टीट्यूशन से आई है जैसे निप्पॉन लाइफ AMC, ICICI प्रू AMC, मोतीलाल ओसवाल AMC, HDFC बैंक, एक्सिस AMC, मिराय AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC और 9 रिवर्स कैपिटल। चलिए बात स्ट्रैटेजी की। फंड 5 की थीम्स के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड है, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांजिशन एंड डीकार्बनाइजेशन,
ग्लोबली 2040 तक $23 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। इंडिया का टारगेट 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। अगले 5 साल में 250 गीगावाट ऐड करना है। ईवी मार्केट 2024 से 2033 में 69x बढ़ने का अनुमान है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबली $19 ट्रिलियन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट 2040 तक। इंडिया के डेटा सेंटर स्टॉक ऑलरेडी 1.5 गीगावाट पार कर चुका है 2025 में, और इंडिया एपैक का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव डेटा सेंटर हब है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सिर्फ 0.08 किलो गीगावाट डॉलर। तीसरा, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिजनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट। इंडिया टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर में से एक, एक्सपोर्ट 84 कंट्रीज तक। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट FY14 में सिर्फ $6.9 बिलियन था, जो FY24 तक $236.2 बिलियन हो चुका है। आगे FY29 तक $500 बिलियन तक पहुंचने का टारगेट है, जो ओवरऑल 30% कैगर का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखाता है। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकली 15 to 17% रहा है। ईस्ट एशियन इकोनॉमीज पीक फेज में 25 to 30% तक पहुंची थी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंडर 5 करोड़ क्लस्टर्स हैं। फिफ्थ, मोबिलिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन 2050 तक 36% से 52% होने का अनुमान है। मेट्रो नेटवर्क 2034 तक 35 सिटीज 2500 किलोमीटर तक पहुंचेगा। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। फोकस फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो 25 से 35 स्टॉक, मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर बाइंग के टाइम, सिंगल स्टॉक एलोकेशन मैक्स 10% बाइंग के टाइम। कम से कम 5 में से 7 सेक्टर्स में स्प्रेड, बॉटम अप अप्रोच यानी हाई कन्विक्शन आइडियाज को आउटसाइज एलोकेशन। रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट होराइजन 36 मंथ्स प्लस। ये एक जेन्युइनली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। क्वार्टरली या हाफ ईयरली आउट परफॉर्मेंस का कोई प्रॉमिस नहीं। अब बात ट्रैक रिकॉर्ड की। TCG/MC के पास एक डीप और एक्सपीरियंस टीम है। जैसा ऊपर देखा, उनका कलेक्टिव बैकग्राउंड टॉप टायर AMCs और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में रहा है, जैसे निपॉन लाइफ, ICICI प्रू और 9 रिवर्स कैपिटल, जहां उन्होंने सक्सेसफुली PMS और AIF बिजनेसेस बिल्ड किए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लो। स्ट्रक्चर, क्लोज एंडेड कैटेगरी 3 AIF, टारगेट फंड रेज अप टू 1500 करोड़ यानी 500 करोड़ ग्रीन शू के साथ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट होराइजन ग्रेटर दैन 36 मंथ। इनिशियल ड्रॉडाउन कैपिटल कमिटमेंट का 5%, बाकी 2+ इंस्टॉलमेंट में। कमिटमेंट पीरियड फाइनल क्लोजिंग से 18 मंथ्स प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन पॉसिबल। टेन्योर 96 मंथ्स यानी 8 साल फर्स्ट क्लोजिंग से। स्पॉन्सर कमिटमेंट 5% ऑफ कॉर्पस या 10 करोड़, जो भी कम हो। इंपॉर्टेंट बात ये समझो, ये एक ओपन एंडेड लिक्विड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक क्लोज एंडेड 8 साल का कमिटमेंट है। रिडेम्पशन का साइकिल तभी अवेलेबल होता है जब इन्वेस्टर ने सभी ड्रॉडाउन्स कंप्लीट कर दिए हो। अब हम बात करेंगे गार्ड रेल्स यानी रिस्क प्रोटेक्शन। फंड का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 5 लेवल्स पे काम करता है। मैक्रो, रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाता है। वीक बिजनेस मॉडल्स, हाई लेवरेज और कमोडिटी डिपेंडेंट कंपनीज को अवॉइड किया जाता है। गवर्नेंस के लिए कंपनीज का पास्ट रिकॉर्ड, माइनॉरिटी शेयर होल्डर ट्रीटमेंट और प्रमोटर प्लेज चेक किया जाता है, जबकि मैनेजमेंट की क्वालिटी डायरेक्ट मीटिंग्स, फैक्ट्री विजिट्स और इकोसिस्टम फीडबैक के थ्रू जज की जाती है। पोर्टफोलियो लेवल पे पीरियोडिक रिव्यू होती है ताकि रिस्क टाइमली आइडेंटिफाई हो सके। और एक बात क्लियर करनी जरूरी है, ये फंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हैवी हो सकता है, जो लार्ज कैप से ज्यादा रिस्की होता है, और लिक्विडिटी कम होने की वजह से डाउन ट्रेंड में एग्जिट कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। ये एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 25 to 35 स्टॉक्स, इसलिए बेंचमार्क से कोरिलेशन कम है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंट हो सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT में एलोकेशन नेग्लिजिबल। अब बात फीस एंड फंड टर्म्स की। तो अब फंड में 3 तरह के यूनिट्स अवेलेबल है, क्लास A, क्लास B और क्लास C। और इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि आप फिक्स्ड फीस ज्यादा देना चाहते हो या फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के साथ अपना कॉस्ट लिंक करना चाहते हो। सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। क्लास A है जैसे एक फिक्स सैलरी वाला एम्प्लॉय, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट करे, आपको सिर्फ अपना फिक्स % देना है, ना कम ना ज्यादा।
क्लास बी है सबसे बेस पे प्लस बोनस वाला एम्प्लॉय। बेस फी कम है, लेकिन अगर फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो मैनेजर प्रॉफिट में अपना एक्स्ट्रा शेयर लेता है। क्लास डी कम्स इन बिटवीन ऑफ क्लास ए एंड बी। क्लास डी में आने वाले किसी भी इन्वेस्टर को 36 मंथ तक एग्जिट लोड का कुछ पोर्शन इनक्योर करना पड़ेगा, जबकि बाकी क्लासेस यानी ए और बी में सेम एग्जिट लोड 12 मंथ्स के बाद ही निल हो जाता है। क्लास ए यूनिट्स सिर्फ मैनेजमेंट फी 1 करोड़ से 3 करोड़ तक 2.50% पीए, 3 करोड़ से 10 करोड़ तक 2.25% पीए, 10 करोड़ से ऊपर 2.00% पीए। कोई परफॉर्मेंस फी नहीं है इस क्लास में, बस एक फ्लैट प्रेडिक्टेबल एनुअल कॉस्ट। क्लास बी यूनिट्स लोअर फी प्लस परफॉर्मेंस फी 1 करोड़ से 3 करोड़ तक 1.50% पीए, 10% हर्डल रेट, 15% परफॉर्मेंस फी। 3 करोड़ से 10 करोड़ तक 1.30% पीए, 10% हर्डल रेट और 15% परफॉर्मेंस फी। 10 करोड़ और ऊपर 1.10% पीए, 10% हर्डल रेट, 12.50% परफॉर्मेंस फी। मतलब यहाँ मैनेजमेंट फी कम है, लेकिन अगर फंड 10% प्री टैक्स हर्डल यानी बिना कैचअप के पार करता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से मैनेजर 12.5 to 15% तक अपना शेयर लेता है। और अब क्लास डी यूनिट्स मैनेजमेंट फी ओनली, यानी कि 1 करोड़ से 3 करोड़ तक 2.35% पीए, 3 करोड़ से 10 करोड़ तक 2.15% पीए, 10 करोड़ और ऊपर 1.95% पीए। परफॉर्मेंस फी यहाँ भी नहीं है, सिर्फ फ्लैट मैनेजमेंट फी क्लास ए के मुकाबले थोड़ा कम है। इसकी वजह एग्जिट लोड स्ट्रक्चर है। क्लास डी में एग्जिट लोड 36 मंथ तक लगता है, स्टेज 3%, फिर 2%, फिर 1%, जबकि क्लास ए में सिर्फ 12 मंथ्स तक ही लगता है, उसके बाद निल। मतलब क्लास डी इन्वेस्टर को लॉन्गर कमिटमेंट देना पड़ता है, इसलिए बदले में मैनेजमेंट फी थोड़ी कम रखी गई है। एग्जिट लोड की बात करें तो ये तीनों क्लासेस में अलग है। क्लास ए और क्लास बी दोनों में एग्जिट लोड काफी कम है। अगर आप फाइनल ब्रेकडाउन के 12 महीने के अंदर रिडीम करते हो तो 1% रिडेम्पशन फी लगती है। 12 महीने के बाद यानी मेजॉरिटी डेट से पहले भी एग्जिट लोड निल हो जाता है। और क्लास डी में एग्जिट लोड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्टेप डाउन स्ट्रक्चर फॉलो करता है। यानी समझो 12 महीने तक 3% ऑफ रिडेम्पशन प्रोसीड्स, 12 से 24 महीने तक 2%, 24 से 36 महीने तक 1%, 36 महीने के बाद या मेच्योरिटी डेट से पहले निल। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी जरूरी है, चाहे कोई भी क्लास हो, रिडेम्पशन का राइट तभी मिलता है जब इन्वेस्टर ने अपने सारे ड्रॉडाउन कंप्लीट कर दिए हो। और जो इन्वेस्टर अपना ड्रॉडाउन पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करने की परमिशन नहीं मिलती। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की, क्योंकि ये कैटेगरी 3 AIF है, इसका टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड या PMS से। कैटेगरी 3 AIF में टैक्सेशन फंड लेवल पर होती है, मतलब फंड खुद ही अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नहीं। जो इनकम फंड को होती है, चाहे वो कैपिटल गेन हो या बिजनेस इनकम, उस पे टैक्स फंड के लेवल पे ही डिडक्ट हो जाता है और इन्वेस्टर को जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो टैक्स पेड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर फंड की इनकम कैपिटल गेन्स के रूप में ट्रीट होती है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के एप्लीकेबल रेट्स लगेंगे, जैसा लिस्टेड इक्विटी के लिए नॉर्मल रूल्स है। अगर इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है, जो कैट 3 AIF में कॉमन है, क्योंकि एक्टिव ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स लगता है। फंड लेवल पर इन्वेस्टर को अपने इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में सेपरेटली कुछ डिक्लेयर करने की जनरली जरूरत नहीं होती, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी फंड ने पे कर दिया होता है। एग्जैक्ट टैक्स ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम जरूरी कंसल्ट करना चाहिए और अपने टैक्स एडवाइजर से पर्सनलाइज्ड एडवाइस लेना चाहिए। तो अब समरी सुनो, ये एक 8 साल का क्लोज एंडेड थीमेटिक केपेक्स प्ले है। एक एक्सपीरियंस टीम के थ्रू इंडिया के स्ट्रक्चरल ग्रोथ साइकिल पे फोकस कॉन्सेंट्रेटेड बेट लगाता है 25 to 35 हाई कन्विक्शन स्टॉक के थ्रू। ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और थीमेटिक वोलेटिलिटी को पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। मेरा वर्डिक्ट, टीम का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है और टीम जनरली स्ट्रक्चरल है, लेकिन स्कीम 2 का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ना होना, रिलेटिवली हाई फीस, इसे एक वेट एंड वॉच विद कन्विक्शन कैटेगरी में रखते हैं, ब्लाइंड बेट नहीं। एक पॉजिटिव बात यह है कि 12 महीने के बाद एग्जिट लोड काफी रीजनेबल हो जाता है, जो लिक्विडिटी के लिहाज से इसको बाकी लॉन्ग लॉक इन AIF से थोड़ा बेटर बनाता है। मैं इसे रेट करती हूँ 4 out of 5 स्टार्स।
और अगर आप टीसीजी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे एआईएफ प्लेटफॉर्म से एक्सपर्ट से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। This content is for educational purposes only and should not be considered investment advice. Please do your own research before investing.